गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग द्वितीय प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का पेपर पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग मांसपेशीय संकुचन की फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने मांसपेशियों की संरचना की बात पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मांसपेशियों के संकुचन की क्रियाविधि। मांसपेशियों में जो विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं उन्हें कंट्रैक्टाइल एलिमेंट्स या संकुचनशील तत्व कहा जाता है। ये 3 मुख्य प्रोटीन होते हैं, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, और ये तीनों ही संकुचनशील तत्व होते हैं। इनकी पारस्परिक क्रियाओं से ट्रोपोमायोसिन और एक्टोमायोसिन 2 और तो कॉम्प्लेक्स बनते हैं। मायोसिन और एक्टिन की क्रिया से एक्टोमायोसिन और मायोसिन और ट्रोपोनिन की क्रिया से ट्रोपोमायोसिन। तो ये हम कह सकते हैं कि ये 5 प्रकार के कुल प्रोटीन्स हैं जो कि कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, मांसपेशियों में पाए जाने वाले। किस प्रकार से ये क्रिया करते हैं इसका अध्ययन करते हैं। जब मांसपेशी को स्टिमुलेट किया जाता है, अर्थात तंत्रिका आवेग मांसपेशी तक पहुंचता है, तो मांसपेशी का जो सार्कोलेमा है इसकी कैल्शियम आयनों के प्रति पारगम्यता प्रभावित होती है। कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जब झिल्ली की पारगम्यता कैल्शियम आयनों के लिए बढ़ जाती है तो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल करके सार्कोप्लाज्म में अर्थात साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। जो इम्पल्स पहुंचा था मांसपेशी कोशिका तक, वो पूरी की पूरी कोशिका में एक साथ पहुंच जाए और तुरंत ही उसके पहुंचने के साथ ही संकुचन का भी कार्य हो जाए। इसी को कहते हैं एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग, अर्थात जब एक्साइटेशन होगा उसी के साथ ही साथ कंट्रैक्शन की क्रिया भी होगी। तो पूरी की पूरी मांसपेशी कोशिका में एक साथ ही एक्साइटेशन हो जाए, अर्थात कैल्शियम रिलीज जो हो रहा था ये एक साथ हो जाए। इसके लिए ट्रायड सिस्टम या टी सिस्टम बना हुआ होता है। जैसा मैंने बताया था पहले, इस सार्कोप्लाज्म की जो झिल्ली है ये सार्कोप्लाज्म के अंदर धंस जाती है। जो सार्कोलेमा है या प्लाज्मा झिल्ली है ये अंदर धंस जाती है सार्कोप्लाज्म के, और जिसके कारण कैल्शियम आयनों के रिलीज होने की प्रक्रिया सार्कोप्लाज्म के बाहरी सरफेस पर और सार्कोप्लाज्म के डीपर अंदर के क्षेत्रों में एक साथ ही साथ हो जाती है और पूरी मांसपेशी एक साथ ही संकुचित होती है। इसी को एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग कहते हैं। तो जो कैल्शियम आयन है जब ये रिलीज हो जाते हैं तो कैल्शियम एक्टिवेटेड एटीपेज होता है। एटीपेज वो एंजाइम है जो एटीपी को तोड़ता है, एटीपी को एडीपी और एएमपी में या फॉस्फेट में बदलता है। तो परिणाम होता है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कैल्शियम आयन के रिलीज होने से एटीपी का ब्रेकडाउन हो जाता है। ये ब्रेकडाउन एटीपेज नाम के एंजाइम से होता है जो कि कैल्शियम के द्वारा सक्रिय किया गया है एटीपेज। एटीपी के टूटने से फॉस्फेट टूटता है और केमिकल इसके इस क्रिया के द्वारा एक्टिन और मायोसिन के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है, एक्टोमायोसिन का निर्माण होने लगता है। स्ट्रक्चर में इस तरह की व्यवस्था होती है कि मायोसिन के पूरे फिलामेंट में अनेक स्थान पर क्रॉस ब्रिज पाए जाते हैं। इन ब्रिजेज की सहायता से ये एक्टिन फिलामेंट से जुड़ता है। तो ज्यों ही एटीपी टूटता है, ऊर्जा मुक्त होता है, उस ऊर्जा को प्राप्त करके ब्रिजेज जहाँ जहाँ ब्रिज पाए जाते हैं उन स्थानों पर मायोसिन और एक्टिन परस्पर क्रिया कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और अब ये जो मायोसिन फिलामेंट है यह एक्टिन फिलामेंट को अपनी ओर खींचता है, स्लाइड करता है एक्टिन फिलामेंट मायोसिन पर। और जैसे जैसे ये खींचता जाता है, जो ब्रिज है, एक ब्रिज जो कि पहले कनेक्शन बनाया था अगले ब्रिज से जुड़ता है, फिर अगले ब्रिज से जुड़ता है, और इस प्रकार से ब्रिज आगे से कनेक्ट होते चले जाते हैं मायोसिन के, और जिसके कारण एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट पर खींचता चला जाता है। और एक स्थिति ये आ जाती है कि
कि दोनों तरफ के एक्टिन फिलामेंट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, परिणाम लंबाई कम हो जाती है या संकुचन हो जाता है। इस डायग्राम में इस बात को दिखाया गया है। ये डायग्राम देखेंगे, यहाँ नीचे से देखना शुरू करेंगे। नीचे देखेंगे ये 2 जेड लाइन है, दोनों तरफ दिखाई दे रही हैं, बीच में मोटा मायोसिन फाइबर दिखाई दे रहा है। दूसरा इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखेंगे कि जेड लाइन और पास पहुंच गई हैं, और ऊपर देखेंगे तो खिंचाव हुआ जेड लाइन और पास पहुंच गई हैं, और ऊपर देखेंगे तो खिंचाव हुआ जेड लाइन और पास पहुंच गई है। और यहाँ देखेंगे तो दोनों एक्टिन फिलामेंट्स एक दूसरे से जुड़ ही गए हैं, जेड लाइन इनकी बिल्कुल एक दूसरे के पास आ गई है। तो ये देखेंगे, नीचे से ऊपर देखते जाएंगे। यहाँ पर देखें इस फाइबर की लंबाई कितनी थी, और सबसे ऊपर जाके देखेंगे इस फाइबर की लंबाई बहुत कम हो गई है, अर्थात इसमें संकुचन हो गया है। तो इस तरह से देखेंगे कि ये बीच की जो मायोसिन है ये एक्टिन को अपनी तरफ खींच रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों जेड लाइन एक दूसरे के पास आ जा रही हैं, और यही संकुचन की क्रियाविधि है। मांसपेशियों के सामान्य गुणों की बात करते हैं। एक्साइटेबिलिटी, ये बहुत बड़ा गुण है मांसपेशियों का, अर्थात ये स्टिमुलस या संवेदना या इम्पल्स को प्राप्त कर सकता है, और उस इम्पल्स को प्राप्त करने पर उसके प्रति ये संवेदना दिखाता है, क्रियाशीलता दिखाता है। इसको कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। दूसरा गुण है कंडक्टिविटी, अर्थात जो स्टिमुलस किसी मांसपेशी कोशिका को प्राप्त हुआ वो पूरे के पूरे मांसपेशी फाइबर में, मसल फाइबर में पहुंचाया जाता है, जिसको कहते हैं कंडक्टिविटी। ये एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी है। तीसरा गुण है कंट्रैक्टाइल होना, संकुचनशील होना, अर्थात अगर इम्पल्स मिलता है तो ये अपनी लंबाई को कम कर सकता है, संकुचित हो सकता है मांसपेशी। चौथा गुण है एक्सटेंसिबिलिटी, अर्थात स्ट्रेच होना, फैलना या सिकुड़ना, दोनों ही प्रकार की इसमें क्षमता पाई जाती है। और इलास्टिसिटी, अर्थात एक बार संकुचित होता है तो फिर से अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। जो कैल्शियम आयन रिलीज किए जाते हैं सार्कोप्लाज्म में, वो ज्यों ही संकुचन होता है, संकुचन के तुरंत बाद फिर से वो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या नलिकाओं के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और मांसपेशी अपनी मूल अवस्था में वापस प्राप्त हो जाती है। अगर किसी मांसपेशी को एक बार स्टिमुलेट करें तो वो दूसरा स्टिमुलेशन नहीं प्राप्त कर सकती है एक छोटे से समय तक के लिए। ये वो समय होता है जब मांसपेशी अपनी सामान्य अवस्था में आती है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड के ख़त्म होते ही अगर मांसपेशी को दोबारा स्टिमुलेट कर दें, और फिर से रिफ्रैक्टरी पीरियड ख़त्म होते ही दोबारा तीसरी बार कर दें, बार बार अगर हम उसको स्टिमुलेट करते रहें, तो परिणाम होगा कि मांसपेशी संकुचित हो जाएगी और उसी संकुचनशील अवस्था में बनी रहेगी, अपने सामान्य अवस्था में वापस नहीं आएगी। ऐसी अवस्था को टिटैनी कहते हैं। एक सिंगल स्टिमुलस जो होता है उसको ट्विच कहते हैं। एक स्टिमुलस दिया और मांसपेशी संकुचित हो गई, इसको ट्विच कहते हैं। और बार बार स्टिमुलस देते रहे, बार बार स्टिमुलस देते रहे, तो वो संकुचन स्थायी हो गया, लगातार बना रहा संकुचन, उसको टिटैनी कहते हैं। एक बात और है, मांसपेशी की कोशिकाएं ऑल और नन प्रिंसिपल शो करती हैं। ये तंत्रिका कोशिकाओं में भी पाया जाता है यही गुण, और मांसपेशी कोशिकाओं में भी यही गुण पाया जाता है। या तो मांसपेशी कोशिका स्टिमुलस पाने पर संकुचित होगी या नहीं संकुचित होगी। स्टिमुलस को पार्ट्स में या कुछ हिस्से को रिसीव करे ऐसा नहीं हो सकता। या तो पूरा का पूरा स्टिमुलस रिसीव होगा या बिल्कुल रिसीव नहीं होगा। इसी को ऑल और नन कहते हैं, अर्थात या तो संकुचन होगा या संकुचन नहीं होगा। बीच की अवस्था नहीं हो सकती कि आंशिक संकुचन की अवस्था उत्पन्न हो जाए, ये नहीं हो सकता है। इसी को कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल। तो बच्चों, इस तरह से ये मांसपेशियों की कार्यविधि की हमने बात की। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से तंत्रिकाएं
अपने स्टिमुलस को सोडियम के लिए परमिएबिलिटी बदल करके आगे बढ़ाती हैं। यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है वो कैल्शियम के लिए पारगम्यता बढ़ती है और कैल्शियम के रिलीज होने से कैल्शियम डिपेंडेंट एटीपेज सक्रिय हो जाता है, वो एटीपी का निर्माण होता है और जिसके कारण एक्टिन और मायोसिन क्रिया करते हैं। एक्टिन और मायोसिन की इस क्रिया में ट्रोपोनिन भी सहायक होता है। ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ क्रिया करता है और उसके बाद एक्टिन और मायोसिन परस्पर क्रिया कर पाते हैं। तो ये मांसपेशियों की संकुचन की क्रियाविधि है। कोई प्रश्न होगा तो बच्चों आप ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू बच्चों।